वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसके हम लोग 5वें पार्ट को देखेंगे। लगभग ये कंप्लीट हो गया है। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें 65th बीपीएससी, 66 बीपीएससी और जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उन सभी के प्रश्नों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष। इसमें वर्ष पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 1940 का वो सेशन था जो कि 22 से लेकर 24 मार्च तक लाहौर में चला था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान या फिर एक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा वो और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान की स्थापना का मांग करने वाला जो प्रस्ताव था वो 1940 ईस्वी में लाहौर के सेशन में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? यह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1940 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाले में या फिर ऐसा कह ले कि इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसके दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम बिहार में बात करें कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू क्यों हुआ था? तो दोस्तों जो अगस्त प्रस्ताव था ना, उसका विरोध करने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को अलग रखने के लिए इस सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 से ये शुरू हुआ था। आजकल एग्जैक्ट डेट हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि यह कब शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जैसा कि हमने अभी देखा, विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे, वहीं दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी जॉन रस्किन की, जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। तो इसी से वे काफ़ी प्रभावित थे और सर्वोदय शब्द का उन्होंने ही प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य सबसे मेन था ना कि सभी व्यक्ति के अंदर स्वाधीनता की भावना को विकास किया जाए और जो समानता की भावना है वो भी लाया जाए। तो इस तरह से सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अगर हम इसका अर्थ देख ले तो सर्व का मतलब होता है सबका और उदय का अर्थ होता है उत्थान, यानी कि सबका उदय हो। तो इस तरह से 1908 में महात्मा गांधी इससे जॉन रस्किन की पुस्तक को पढ़ते हैं और इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने इसे कहा था उत्तर तिथीय चेक और इसी में इन्होंने जोड़ दिया था कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था। सबसे पहले 7 अगस्त 1942 को वर्धा में जो ग्वालियर टैंक है वहाँ पे कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, या तो उसी बैठक में 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त 1942 को इसको शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इसको शुरू किया गया
तो पुलिस ने सभी कांग्रेसी नेताओं को, जितने मेन नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन जीरो के तहत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो जीरो ऑपरेशन चलाया और सबको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से जो यह आंदोलन था ना, वो नेतृत्व विहीन हो गया, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इसका नेतृत्व किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से किसी ने भी इसका नेतृत्व नहीं किया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ नज़रबंद करा गया था या गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने देखा कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। जब 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ, तो उससे पहले 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि वे संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि जो अंग्रेज़ है वो हमें बहलाने फुसलाने के लिए नमक टैक्स या फिर जो शराबखोरी है, तो ये सब चीज़ ख़त्म करने की बात करें, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानेंगे इस पे और कहेंगे कि हमें संपूर्ण आज़ादी ही चाहिए। और उन्होंने एक मंत्र भी दिया, करो या मरो। तो इस तरह से यह जो मंत्र है या फिर यह जो वाक्य है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो कि सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहे थे और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो इस तरह से यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो उस समय चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। दोस्तों, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि गांधी जी को जीरो ऑपरेशन चला के, गांधी जी को ही नहीं, कांग्रेस के जितने भी मेन लीडर्स थे ना, उन्हें कैद कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया। और अगर साथ ही हम बात करें जैसे नेहरू जी की बात करें या अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, तो इन लोगों को अहमदनगर के किले में रखा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में उन्हें रखा गया था, वही बांकीपुर जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय संयुक्त प्रांत का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, यानी यूपी वाला एरिया, और बिहार, ये जो 2 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे दंगे बहुत ही ज़्यादा हुए थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ग्वालियर टैंक में, तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लेने के लिए नहीं गए हुए थे, वे पटना में ही थे। तो उन्हें पटना से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। अब इसमें तो कोई भी आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि जब योगेंद्र शुक्ल 9 नवंबर को किसके साथ भागे, 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से वे जयप्रकाश नारायण के साथ भागे और मुजफ्फरपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें ला के रखा गया बक्सर के जेल में। तो इस तरह से ऑप्शन में बक्सर नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। आप याद रखेंगे इसे कि उन्हें बक्सर
के जेल में लाया गया था। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग से किन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो 9 अगस्त से शिव कुमार और रामानंद को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। तो दोस्तों जो 1942 में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था ना बिहार में, वो था पटना। पटना में ही एक सचिवालय गोलीकांड भी हुआ था, जिसमें 7 छात्रों को जो आर्चर थे उस टाइम में यहाँ के जिलाधीश, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और झंडा जो सचिवालय है वहाँ झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों को गोली भी लग गई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। दोस्तों इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। ऐसा हुआ कि सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो के तहत, लेकिन उस समय अरुणा आसफ अली हो गई, जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए। तो ये सभी ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया 1942 के आंदोलन में। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता की भी गठन की गई थी, जो नेपाल में किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ऑपरेशन जीरो को भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कथन ए और कथन दूसरा यानी आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही होगा। तो हम देखेंगे कि जो ए है इसमें वो तो सत्य है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूरी तरह से पृथक रहा था। लेकिन जो इसका दूसरा कथन है कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई भी मतलब उसके द्वारा ऐसा नहीं सोचा जा रहा था, उसका विचार ऐसा नहीं था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो यह भारत का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे पूरी तरह से अलग रहा था और 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 के समाप्त होने तक यह किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। INA की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसे रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया और इसी में भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का निर्णय लिया था। आज़ाद हिंद फौज के जो मुख्य सेना थे, जो भी इसमें सेना थे ना, वे सभी जापान के द्वारा पकड़े गए जो भी सेना थे वही इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। तो दोस्तों जो 21 अक्टूबर 1943 का समय था ना, उसी समय आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई थी, आज़ाद हिंद सरकार की। एक्चुअली 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसका जो भी संचालन था वो पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के एक अस्थायी सरकार का गठन किया और जिसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। 1943 में
आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी? तो यह कहाँ अस्तित्व में आई थी? अभी हमने देखा सिंगापुर में यह अस्तित्व में आई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया गया था और इसी में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने के लिए कहा गया और सुभाष चंद्र बोस ने इसे 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया और ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? सबसे पहले आईएनए डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, मतलब कि इन्होंने ही सबसे पहले यह ख्याल इनके दिमाग में आया था कि आईएनए की स्थापना की जाए। मोहन सिंह कौन थे? तो वे ब्रिटिश की भारतीय सेना में अफसर थे। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जब ब्रिटिश की सेना पीछे हट गई जापानियों से, तो मोहन सिंह जापान के साथ मिल गए और उस समय जो भी भारत के सैनिकों को जापान के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, मोहन सिंह ने उसे जापान से वापस ले लिया, या यूँ कहें तो जापान ने मोहन सिंह को दे दिया और उन्हीं सेनाओं को मिला के आज़ाद हिंद फौज की गठन की गई थी। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया 1939 में, उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, यह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? दोस्तों सीलभद्र जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से बिलोंग करते थे और ये महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया, उनके साथ जुड़े और आईएनए के आंदोलन से भी ये जुड़े रहे थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है इसमें। तो इस तरफ कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं और इस तरह राज्य के नाम दिए गए हैं, तो इन्हें मिलाना है, मिलान करना है इनका। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो बारदोली कहाँ स्थित है दोस्तों? बारदोली हम सभी को पता है कि यह गुजरात में स्थित है। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, और गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। यरवदा, तो यरवदा स्थित है महाराष्ट्र में, और वहीं नोआखली स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? 2, 4, 1, 3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चौरा चौरी के बारे में तो हमने जाना ही, साथ ही देखते हैं कि जो नोआखली है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जब जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दंगे हुए थे, तो इसलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जब भारत आया था वो समय था 24 मार्च 1946, जबकि ऑप्शंस में 1942 को दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और अगर हम बात करें कि इसके कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैंथिक लॉरेंस, या लॉरेंस का नाम भी आप याद रखेंगे कि इसके वो अध्यक्ष थे। उस समय यह भारत के सचिव हुआ करते थे। अन्य सदस्यों में क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। तो इस तरह से ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, जबकि यह 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमने अभी अभी देखा कि सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लॉरेंस उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि बेवेल इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों की वार्ताएं की थी? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, तो इन्होंने ही क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल जो वार्ताएं हुई थी उन दोनों को अटेंड किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, उस समय जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कौन थे इसके अध्यक्ष? तो यही जेबी कृपलानी ही थे, आप याद रखेंगे इसको। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में यह अधिवेशन हुआ था, वहीं पे इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हालांकि इन्होंने 1947 में ही इस्तीफ़ा दे दिया था इस पद से, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखेंगे आप इस बात को भी। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी पढ़ा, जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, जो 1947 का अधिवेशन हुआ उसमें जेबी कृपलानी ने उस समय इस्तीफ़ा दे दिया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो दोस्तों, उनका नाम पूछा जा रहा है जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोध के अपनी योजना में बहुमत जुटाने में सक्षम रहे थे। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ऐसा मतलब कहा गया था। अगर हम देखें तो गुरिल्ला युद्ध की जो इनकी योजना थी उसके पक्ष में इलाहाबाद में जो भी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी 13 मई 1942 में, उन्हें इनको बहुमत प्राप्त मिला था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? इसके सिद्धांत को 1853 में स्वीकार किया गया था। यह व्यवस्था जो की गई थी वो चार्टर्ड एक्ट जो 1853 का आया था ना, उसी के टाइम में की गई थी। और इसमें डॉक्टरेट की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, और वहीं साथ इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत सदस्य भी किए जाने वाले थे। चलिए, और इसी में ऐसा कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों के रद्द करने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों, जो अधिनियम आया था 1786 का, उसी टाइम इनको यह अधिकार दिया गया था कि अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द भी कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी।
तो इसमें पूछा जा रहा है इसके तहत क्या समाप्त किया गया था। तो दोस्तों जो इसमें प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था थी ना, उसी को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह ताराचंद के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा गया था के दत्ता के द्वारा इसको लिखा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई होगा इसमें। वहीं आनंद मठ हम सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है आवर इंडियन मुसलमान्स, तो W हंटर ने इसे लिखा था और कहा था कि जब तक मुसलमान खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे तब तक भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। और तीसरा है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो दोस्तों यह राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से इधर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। दोस्तों इसकी शुरुआत सबसे पहले तारकनाथ द्वारा किया गया था। तारकनाथ दास इनका पूरा नाम था। इन्होंने इसकी शुरुआत अमेरिका में की थी। अमेरिका का एक वैंकूवर स्थान था, वहीं से इन्होंने किया था। इसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक जो सुधार थे उसके लिए आवाज़ उठाई थी और 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आह्वान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। दोस्तों इसके लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने जो अपने तिलक जी थे बाल गंगाधर तिलक, उनको कहा था कि वह भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं और इससे जो तिलक है उन्होंने इन पे मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। दोस्तों यह बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली उपन्यास थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम देखें इनके और भी जो उपन्यास थे उनमें आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास शामिल हैं। उन्होंने यह पहली बार लिखा था, कब लिखा था दुर्गेश नंदिनी को, 1865 में लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था। दोस्तों इंडियन नेशन एक ऐसा अखबार था जिसको पटना से प्रकाशित किया जाता था। यह 1931 में प्रकाशित करना शुरू किया गया और यह दरभंगा महाराज जो थे कामेश्वर सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे 1931 और दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह ने इसकी प्रकाशन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था। झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल पार्षद के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हुई थी। 24 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और वो गिरफ्तार क्यों किया गया था, उन पे ऐसा ब्लेम किया गया कि वो सरकार को भड़काने के लिए कोई लेख लिख रहे हैं, तो इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 साल की सज़ा भी सुनाई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों सी गोपालाचारी, इन्होंने ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं
और इन्होंने विश्व भारती नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी स्थापित किया था। सबसे पहले इन्होंने शांति निकेतन का 1901 में स्थापना किया और वही 1918 में विश्व भारती के नाम से परिवर्तित हो गया। विश्व भारती इसका नाम क्यों रखा गया? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इनके बारे में जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि यह ऐसा मानते थे कि जो पूरी दुनिया है ना वो सभी एक है, मतलब कि सभी भाई बहन के समान है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा उन्होंने विश्व भारती। इसके अलावा 1913 में इनके द्वारा एक उपन्यास लिखी गई थी या पुस्तिका लिखी गई थी जिसका नाम था गीतांजलि, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। यह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो दोस्तों मारवा के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन नडार समुदाय के लोग जो थे ना, इन्हें लंबे समय से मंदिर में एंट्री नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से इन लोगों ने दंगा किया। और यह कब हुआ था? 6 जून 1899 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो दोस्तों जब 1942 यानी क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उस समय भी अरुणा आसफ अली ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल किया था और वो गुप्त रूप से एक रेडियो का भी संचालन कर रही थी। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय राजनीति 1947 से शुरू हुई तो वे 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई और इसके अलावा इन्होंने रूस की यात्रा भी की और 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोग भी किया इन्होंने। 1958 में यह दिल्ली के मेयर भी बनी और पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो इस तरह से 1947 के बाद सबसे अधिक किसी महिला ने अगर योगदान दिया तो अरुणा आसफ अली ने ही दिया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी? दोस्तों यह बात सबसे पहले कही गई थी सरदार पटेल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हिंदू महासभा से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय और इन्होंने ही BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। तो 1923 में इन्हीं के द्वारा बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने अंग्रेजी में हिंदुस्तान और द इंडियन को लिखा था या प्रकाशन किया था। इसके अलावा अभ्युदय और लीडर जैसे पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। अगला है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो दोस्तों कल भी हमने पढ़ा था कि अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था, तो इन्हें ही फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देख लेंगे अगले प्रश्न को। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बिहार के जीरादेई यानी सिवान ज़िले में पड़ता है जीरादेई, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। वे बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित हैं? दोस्तों रामचंद्र शर्मा जो थे ना, वे फॉरवर्ड ब्लॉक के एक बहुत ही मेन लीडर थे। वे अमहरा गांव से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि 1942 में जब 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया, उसके तहत सभी नेताओं को बंदी बनाया गया, तो उस समय जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो दोस्तों आप ये याद रखेंगे कि यह जयप्रकाश नारायण के बहुत ही बड़े सहयोगी भी हुआ करते थे। इन्हें बांकीपुर जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था और इसी जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी रखा गया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों नेहरू जी के द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। मेंस में इसके बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था शांति हो, निशस्त्रीकरण हो और जो समानता हो वो आए। तो इस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? दोस्तों राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो उस समय कुर्मी जाति ऐसी जाति नहीं थी जो कि डोमिनेट कास्ट में शामिल थी, यानी कि यह डोमिनेटिंग कास्ट नहीं थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद, जो कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो देवबंद के विद्वान अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इनके द्वारा अल नदवाह का भी प्रकाशन किया गया था, याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे सी गोपालाचारी। यह प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया था और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों पारित किया गया था? कंपनी में बहुत ही भ्रष्टाचार और कुप्रशासन हो गया था, इसी को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था और इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था। तो ये सभी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जिसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? वही प्रश्न है। तो अभी हमने देखा 1773 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? इसमें पूछा गया था कि कब कब ऐसा हुआ जब मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले 1853 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट कब पारित किया गया? 1867 में, जब प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम आया था। और अगला हम देखेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि बहुत ही फेमस है, 1878 का, और लिटन के समय में यह हुआ था। नेक्स्ट है 1908, जब लॉर्ड मिंटो आते हैं तो उन्होंने प्रेस पर नियंत्रण के लिए एक एक्ट पारित किया था, वह 1908 में पारित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। तो जो 1925 का समय है ना, ये इसमें सबसे करीबी वर्ष है।
इस वर्ष में ही दोनों की स्थापना की गई थी, यानी भारत कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना 1925 में ही की गई थी। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में की गई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एंडरसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डगवी के बीच आम रिश्ता क्या था? इनके बारे में रिलेशन को बताना है। तो दोस्तों, ये जितने भी पर्सन है ना, इनके द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियाँ लिखी जाती थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। एक वीडियो और आएगा जिसमें कि 66th BPSC, 65th BPSC और 67 जो अभी हुआ था, उन सभी के हिस्ट्री के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो इसे भी हम लोग जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसमें कोई सुधार चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं, हम लोग ज़रूर उसे इंक्लूड करेंगे इसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।